नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल कर रहे हैं जो जमीन के नीचे सदियों तक दबी रही। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये कोई मतलब छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। ये तो दक्षिण एशिया की एक विशाल कांस्य युगीन शहरी संस्कृति थी। हाँ, और समय भी देखें तो आज से लगभग 4,500 साल पहले, है ना? करीब 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। एकदम सही। और जब हम सोचते हैं इसके बारे में तो वो पक्की ईंटों के शहर, वो उन्नत नालियां और हाँ वो रहस्यमयी मोहरें, वो सब दिमाग में आता है। बिल्कुल, लेकिन ये तो बस कुछ झलकियां हैं। सही कहा। इसका फैलाव देखें तो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आता था। और जानकारी का जो स्रोत है हमारे पास, वो मुख्य रूप से पुरातात्विक खुदाई ही है। शहरों के खंडहर मिले हैं, कलाकृतियां हैं, औजार, बर्तन। हाँ, मतलब वही चीजें हमें कहानी बताती है। बिल्कुल, भले ही उनकी लिखी हुई भाषा, उनकी लिपि हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ये एक बड़ा रहस्य है। सही बात है। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन पुरातात्विक सुरागों के जरिए इस सभ्यता की एक ज्यादा साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करें। हाँ, देखते हैं कि ये लोग कौन थे, कैसे रहते थे, समाज कैसा था उनका, क्या मानते थे। और वो सबसे बड़ा सवाल, इतनी विकसित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? बिल्कुल। हमारे पास कई शोधलेख हैं, खुदाई की रिपोर्ट्स हैं। तो चलिए इन्हीं के आधार पर सिंधु घाटी के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? खोज से। ये सामने कैसे आई अचानक? हाँ, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 20वीं सदी की शुरुआत तक तो किसी को ज्यादा कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। अच्छा। हाँ, फिर 1920 के दशक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई शुरू की। हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदाड़ो सिंध में, है ना, जो अब पाकिस्तान में है। बिल्कुल। तो इन टीलों की जब खुदाई हुई और जो मिला, उसने तो इतिहास की पूरी समझ ही बदल दी। पता चला कि ये खंडहर एक बहुत ही प्राचीन और बहुत फैली हुई सभ्यता के हैं, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समय की। यानी ये कोई ऐसी वैसी स्थानीय संस्कृति नहीं थी, बल्कि दुनिया की शुरुआती महान शहरी सभ्यताओं में से एक निकली। एकदम। आपने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जिक्र किया। ये शहर कैसे थे? मतलब क्या खासियत थी इनकी? हड़प्पा में क्या मिला? हड़प्पा, जहां से इस सभ्यता को नाम मिला, वहां दयाराम साहनी को सबसे पहले एक सुनियोजित नगर निर्माण के पुख्ता सबूत मिले। जैसे कि? खास तौर पर वहां 2 कतारों में बने 6 बड़े अन्न भंडार मिले हैं, ग्रेनरीज। ये सिर्फ अनाज रखने की जगह नहीं थी, ये दिखाती हैं कि उनके पास बड़े पैमाने पर अनाज जमा करने और शायद बांटने की भी कोई व्यवस्था थी। यानी एक संगठित योजना। हाँ, और संभवतः कोई केंद्रीय नियंत्रण भी रहा होगा। इसके अलावा बलुआ पत्थर की बनी मानव धड़ की मूर्तियां मिली हैं और बैलगाड़ियों के मिट्टी के मॉडल भी। और मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला, सुना है वो सबसे बड़ा शहर था इस सभ्यता का। हाँ, मोहनजोदड़ो तो आकार में भी और जो संरचनाएं मिली हैं उस लिहाज से भी बहुत भव्य था। आर.डी. बनर्जी की शुरुआती खुदाई और बाद के काम से पता चला कि शहर 2 हिस्सों में बटा था। 2 हिस्से कैसे? एक ऊंचा गढ़ी वाला क्षेत्र था, सिटाडेल जिसे कहते हैं, और एक निचला शहर था आम लोगों के लिए। गढ़ी पर ज्यादातर महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें थीं। अच्छा। इनमें सबसे मशहूर है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। ये एक बड़ा पक्की ईंटों का बना हुआ कुंड है, दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं उसमें, और पानी का रिसाव रोकने के लिए बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया है। सोचिए। कमाल है। उस जमाने में वाटरप्रूफिंग, पर इसका इस्तेमाल क्या होता होगा, कोई अंदाजा है? यही तो सवाल है। आज भी इस पर बहस होती है। क्या ये कोई धार्मिक अनुष्ठान की जगह थी या शायद सामाजिक समारोहों के लिए इस्तेमाल होता था? पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। और क्या मिला मोहनजोदड़ो में? विशाल स्नानागार के अलावा वहां एक और बहुत बड़ी इमारत मिली है जिसे ग्रेट ग्रैनरी या विशाल अन्न भंडार कहा जाता है। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद वो अन्न भंडार ना होकर कोई और सार्वजनिक इमारत रही हो। अच्छा। एक असेंबली हॉल या सभा भवन के भी अवशेष मिले हैं। और कला की बात करें तो यहां से मिली कांसे की वो छोटी सी नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, वो तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, देखिए मैंने उसकी तस्वीर। गजब का आत्मविश्वास झलकता है उसमें, है ना? और साथ ही सेल खड़ी पत्थर यानी स्टीटाइट की बनी दाढ़ी वाले एक व्यक्ति की मूर्ति, जिसे अक्सर प्रीस्ट किंग या पुरोहित राजा कहा जाता है। उसने एक तिप्तिया पैटर्न वाली शॉल ओढ़ी हुई दिखाई देती है। पुरोहित राजा, ये ये नाम अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है।
क्या मतलब, क्या वहाँ सच में राजा या पुजारी शासन करते थे? यही तो बात है। ये नाम तो आधुनिक व्याख्या है। हमें पक्के तौर पे नहीं पता कि उनका शासक कौन था, शासन व्यवस्था कैसी थी। क्या वो पुरोहित थे या व्यापारी वर्ग के नेता थे या कोई और? या मेसोपोटामिया जैसे महल नहीं मिले हैं। ये पुरोहित राजा वाली मूर्ति भी काफी छोटी है। तो शासन का स्वरूप अभी पक्का नहीं है। बिल्कुल। और किसी बड़ी केंद्रीकृत सेना के भी कोई साफ सबूत नहीं मिलते। ये दिलचस्प है। मतलब शहर थे, संगठन था, पर शायद शासक का वैसा दिखावा नहीं था जैसा दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में मिलता है। अच्छा, भारत में भी तो कई महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं ना, जैसे गुजरात में लोथल। बिल्कुल। लोथल तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। एसआर राव ने वहां खुदाई की थी। ये समुद्र तट के काफी करीब था और यहाँ की सबसे खास खोज है एक बड़ा आयताकार ढांचा। हाँ, डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा। एकदम। उसे डॉकयार्ड माना जाता है। उसमें जहाजों के आने जाने और लंगर डालने की पूरी व्यवस्था दिखती है। ये सिंधु सभ्यता के समुद्री व्यापार का सबसे पुख्ता सबूत है। यानी वो समुद्र के रास्ते भी व्यापार करते थे। हाँ, सोचिए, मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से जुड़े थे वो। लोथल से फारस की खाड़ी की मोहरें भी मिली हैं। और हाँ, लोथल में चावल की खेती के भी शुरुआती प्रमाण मिले हैं। वाह! समुद्री व्यापार और चावल, मतलब अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती पर ही नहीं टिकी थी। अच्छा, और राजस्थान में कालीबंगन, वहां क्या अलग मिला? कालेबंगन, जहां बीबी लाल ने खुदाई की, वो हमें खेती के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू के बारे में बताता है। क्या? वहां पूर्व हड़प्पा काल का जुता हुआ खेत मिला है और उसमें 2 तरह की फसलों को एक साथ उगाने के लिए आड़ी तिरछी जुताई की गई थी। ये दुनिया में जुते हुए खेत के सबसे पुराने सबूतों में से एक है। गजब! और कुछ खास कालीबंगन में? हाँ, वहां कई घरों में और सार्वजनिक जगहों पर अग्नि वेदियां मिली हैं, फायर ऑल्टर्स। उनमें राख और कोयला भी पाया गया है। अग्नि वेदियां? तो क्या वो किसी तरह के यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान करते थे? ऐसा ही लगता है। ये उनके धार्मिक विश्वासों की तरफ इशारा करती हैं। जुते हुए खेत और अग्नि वेदियां, ये वाकई उनके जीवन पर काफी रोशनी डालती हैं। गुजरात में एक और जगह का नाम सुना है, धौलावीरा। कहते हैं वो बहुत अलग थी। धोलावीरा वाकई में अद्वितीय है। आरएस बिष्ट की खुदाई से पता चला कि ये शहर 3 हिस्सों में बटा था और इसकी किलेबंदी भी बहुत शानदार थी। 3 हिस्सों में? ये तो बाकी शहरों से अलग है। हाँ, लेकिन जो चीज धोलावीरा को सबसे खास बनाती है वो है उसकी जल प्रबंधन प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, क्या तो उसमें? उन्होंने बारिश के पानी को जमा करने और इस्तेमाल करने के लिए जलाशयों, नहरों और बांधों का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क बनाया था। सोचिए, कच्छ के रण जैसे सूखे इलाके में पानी का ऐसा कुशल प्रबंधन, ये उनकी इंजीनियरिंग क्षमता का अद्भुत नमूना है। ये तो कमाल की बात है। आज के समय में जब कई शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं, ये सोचना कि 4,500 साल पहले वो लोग पानी बचाने में इतने माहिर थे। बिल्कुल। ये आज के शहरी योजनाकारों के लिए भी एक सबक हो सकता है। सही कहा। और धोलावीरा में एक और रहस्यमयी चीज मिली। 10 बड़े आकार के हड़प्पा लिपि के चिन्हों वाला एक बड़ा सा पटिया, जिसे अक्सर साइन बोर्ड कहा जाता है। साइन बोर्ड? दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड? कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लिपि पढ़ नहीं सकते, हमें नहीं पता कि उस पर लिखा क्या था। शहर का नाम था, कोई नियम या कुछ और, कौन जाने। ये लिपि का रहस्य तो बार बार सामने आ जाता है। अच्छा, हरियाणा में राखीगढ़ी और बनवाली का भी जिक्र होता है। हाँ, राखीगढ़ी तो अब भारत में मिले सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ हाल की खुदाई से पूर्व हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों चरणों के बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। इससे सभ्यता के विकास को समझने में मदद मिलती है। और बनवाली? बनवाली, जहाँ आरएस बिष्ट ने भी काम किया, वहां से मिट्टी के बने हल का एक मॉडल मिला है। हल का मॉडल? तो मतलब वो खेती में हल इस्तेमाल करते थे? हाँ, ये इसका ठोस सबूत है। वैसे बनवाली में शहर की योजना थोड़ी अलग है। वहां सड़कें उतनी सीधी नहीं है जितनी मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में मिलती हैं। और है चन्हुदड़ो, पाकिस्तान में। जी। सुना है वो बाकी शहरों से कुछ अलग था। उसमें क्या खास बात थी? चन्हुदड़ो इस मायने में अनोखा है कि ये बिना किसी गढ़ या दुर्ग, मतलब सिटिडल वाला एकमात्र ज्ञात सिंधु शहर है। वहां कोई ऊंचा किलेबंद इलाका नहीं मिला। बिना गढ़ के? क्यों? अंदाजा ये है कि ये शहर मुख्य रूप से एक औद्योगिक केंद्र था, एक तरह से इंडस्ट्रियल हब। यहाँ मनका बनाने के कारखाने, मतलब बीट फैक्ट्रीज, मोहरे बनाने और तांबे के औजार बनाने के बड़े पैमाने पर सबूत मिले हैं। तो ये कारीगरों का शहर था? ऐसा ही लगता है। अब सवाल ये उठता है
कि यहाँ गढ़ क्यों नहीं था। क्या यहाँ का सामाजिक ढांचा कुछ अलग था, या शायद उन्हें रक्षा की जरूरत महसूस नहीं हुई? ये भी एक पहेली है। तो इन सभी शहरों, उनकी बनावट, जी वहां मिली चीजों से हम उनके समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं? समाज कैसा था उनका? देखिए, ऐसा लगता है कि समाज काफी सुसंगठित था, वेल ऑर्गेनाइज्ड। शहरों की योजना देख लीजिए, मानकीकृत ईंटों का इस्तेमाल। हाँ, वो ईंटें जिनका अनुपात हमेशा 1-2-4 रहता था, है ना? चाहे कहीं भी मिले। बिल्कुल। फिर वजन और माप के एक मानक प्रणाली का होना, ये सब किसी न किसी तरह के संगठन या प्रशासन की तरफ इशारा करते हैं। क्या समाज में वर्गभेद था? घरों के आकार में जो अंतर दिखता है, उससे लगता है कि हाँ, शायद समाज में वर्गभेद रहा होगा। अमीर व्यापारी या अधिकारी होंगे, कारीगर, किसान, मजदूर अलग अलग स्तर रहे होंगे। लेकिन राजा या सीना? जैसा हमने पहले कहा, किसी राजा या बड़े सैन्य वर्ग के वैसे स्पष्ट प्रमाण नहीं है जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया में मिलते हैं, पर कोई ना कोई व्यवस्था तो जरूर थी जो इतने बड़े क्षेत्र को चला रही थी। और महिलाओं का स्थान? वो मातृ देवी की मूर्तियां जो मिली हैं। हाँ, बड़ी संख्या में टेराकोटा की मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। इससे कुछ विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि शायद समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण था या मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी, पर यह सिर्फ अनुमान है, पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है। और अर्थव्यवस्था कैसी थी? हमने खेती, व्यापार, शिल्प का जिक्र तो किया। हाँ, अर्थव्यवस्था इन्हीं 3 स्तंभों पर टिकी थी। कृषि तो मुख्य आधार था ही। वे गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों जैसी कई फसलें उगाते थे। और कपास पे? हाँ, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वे दुनिया में कपास उगाने वाले और उससे कपड़ा बनाने वाले शुरुआती लोगों में से थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। वे पशुपालन भी करते थे, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर पालते थे। और व्यापार, वो कितना फैला हुआ था? व्यापार, जैसा हमने लोथल के संदर्भ में देखा, बहुत उन्नत था। वे न केवल आपस में, मतलब अपने क्षेत्र के अंदर व्यापार करते थे, बल्कि बाहर भी। मेसोपोटामिया, ओमान और शायद मध्य एशिया तक उनके व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में भी इसका जिक्र है? हाँ, मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र आता है, जिससे वे व्यापार करते थे। कई विद्वान मानते हैं कि ये मेलुहा सिंधु घाटी क्षेत्र ही था। और ये व्यापार होता कैसे था? क्या वो सिक्के इस्तेमाल करते थे? नहीं, सिक्के नहीं थे। व्यापार ज्यादातर वस्तु विनिमय पर आधारित था, बार्टर सिस्टम। लेकिन व्यापार को आसान बनाने के लिए उनके पास मानकीकृत बाट और माप की एक बहुत सटीक प्रणाली थी, स्टैंडर्ड वेजन और माप। अच्छा, कैसे थे वो बाट? ये बाट आमतौर पर चर्ट नाम के पत्थर के बने होते थे और ज्यादातर क्यूबिकल, मतलब घनाकार होते थे। सबसे छोटा बाट लगभग 13.6 ग्राम का होता था और बाकी बाट इसी के गुणक में होते थे, एक बाइनरी सिस्टम का पालन करते हुए। कमाल है, इतनी सटीकता! हाँ, और ये मानकीकृत प्रणाली इतने बड़े इलाके में व्यापार को आसान बनाती थी। और शिल्प के बारे में चन्हुदड़ों का जिक्र आया था एक औद्योगिक केंद्र के तौर पर। हाँ, वे बहुत कुशल कारीगर थे। मिट्टी के बर्तन बनाना एक प्रमुख उद्योग था। वे कुम्हार के चाक का इस्तेमाल करते थे, सुंदर बर्तन बनाते थे जो अक्सर लाल रंग के होते थे और उन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे, ज्यामितीय डिजाइन, जानवरों और पौधों के चित्र। और मन के बीड्स। मन का बनाना एक और महत्वपूर्ण शिल्प था। वे कारेलियन, एगेट, जैस्पर जैसे कीमती पत्थरों, सेलखड़ी और यहाँ तक कि सोने चांदी के भी बहुत सुंदर मन के बनाते थे। लोथल और चन्हुदड़ों इसके बड़े केंद्र थे। धातु का काम भी जानते थे वो? बिल्कुल। तांबा और कांसा, जो टिन मिलाकर बनता है, ये प्रमुख धातुएं थीं। इनसे औजार बनते थे, हथियार, बर्तन, सोना और चांदी के आभूषण भी बनाते थे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है। क्या? उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, आयरन के बारे में वो नहीं जानते थे। ये पूरी सभ्यता कांस्य युग की है, ब्रॉन्ज एज। ये महत्वपूर्ण है। अब आते हैं उनकी कला और उस रहस्यमयी लिपि पर। मूर्ति कला के उदाहरण तो हमने देखे, वो नर्तकी, पुरोहित राजा, मातृ देवी की मूर्तियां और वो मोहरें, सील्स, वो सिर्फ व्यापार के लिए थी या उनका कोई और मतलब भी था? मोहरें यानी सील्स सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास चीजों में से हैं। हजारों की संख्या में मिली हैं। ज्यादातर सेलखड़ी पत्थर की बनी है, स्टीएटाइट की, और चौकोर या आयताकार हैं। उन पे चित्र बने होते हैं ना? हाँ, और बड़ी कुशलता से उकेरे गए चित्र हैं जानवरों के। एक सींग वाला बैल, जिसे यूनिकॉर्न जैसा भी कहते हैं, वो सबसे आम है। इसके अलावा कुबड़ वाला बैल, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा,
कई जानवर मिलते हैं। और हर मोहर पर कुछ लिखा हुआ भी होता है। हाँ, वही हड़प्पा लिपि जिसे हम पढ़ नहीं सकते। इन मोहरों का इस्तेमाल शायद व्यापार में सामान की गांठों को सील करने या पहचान बताने के लिए होता होगा, लेकिन इन पर बने चित्र और लिपि निश्चित रूप से उनके धार्मिक विश्वासों, सामाजिक प्रतीकों या शायद कुल चिन्हों से भी जुड़े हो सकते हैं। उस एक सींग वाले बैल का क्या रहस्य है? वो इतना ज्यादा क्यों दिखता है मोहरों पर? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो कोई असली जानवर था जो अब विलुप्त हो गया, या कोई पौराणिक प्राणी था, या फिर किसी कबीले या देवता का प्रतीक? हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। और वो पशुपति मुहर का भी जिक्र आता है। हाँ, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। उस पर एक आकृति है जो योगिक मुद्रा में बैठी है, जिसके 3 या 4 मुख दिखाए जाते हैं। सर पर सींग जैसा मुकुट है और चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा बने हुए हैं। नीचे तो हिरण भी हैं। इसे शिव का आदि रूप माना जाता है। कुछ विद्वान इसे हिंदू देवता शिव के प्रारंभिक रूप पशुपति यानी जानवरों के स्वामी से जोड़ते हैं, लेकिन यह भी एक व्याख्या ही है, पुख्ता सबूत नहीं है। लिपि पढ़े बिना इन चित्रों का सही मतलब जानना बहुत मुश्किल है। सही बात है। और लिपि के बारे में थोड़ा और बताइए। आपने कहा चित्रात्मक है। हाँ, ये एक चित्रात्मक या कहें चित्र चिन्हात्मक लिपि लगती है। मतलब इसमें चित्रों या चिन्हों का इस्तेमाल होता है। इसमें लगभग 400 से 600 मूल चिन्ह हैं। और लिखी कैसे जाती थी? ज्यादातर लिखावट दाएं से बाएं होती है, राइट टू लेफ्ट, लेकिन उच्च मोहरों पर बुस्ट्रोफेडन शैली भी मिलती है। बुस्ट्रोफेडन वो क्या होता है? मतलब एक लाइन दाएं से बाएं तो अगली लाइन बाएं से दाएं, फिर अगली दाएं से बाएं, जिसे बैल खेत जोतता है ना, उसी तरह। अच्छा, दिलचस्प है। ज्यादातर लेख बहुत छोटे हैं, औसतन 5 चिन्हों के। शायद ये नाम हो या उपाधियां या किसी चीज पर मालिकाना हक बताते हों। इसे पढ़ने की बहुत कोशिशें हुई हैं, पर कोई भी हल ऐसा नहीं निकला जिसे सब मान लें। तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। बिल्कुल। सोचकर ये अजीब लगता है कि एक पूरी सभ्यता की आवाज एक तरह से खामोश है क्योंकि हम उनकी लिखाई नहीं समझ सकते। चलिए अब उस सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। इस फलती फूलती सभ्यता का अंत कैसे हुआ? लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये शहर उजड़ने क्यों लगे? क्या हुआ था? ये भी एक बहुत जटिल मुद्दा है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। पहली बात तो ये कि पतन अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, और शायद अलग अलग इलाकों में इसके कारण भी अलग अलग रहे हों। लेकिन जो सिद्धांत आज सबसे ज्यादा मान्य है वो पर्यावरणीय बदलावों से जुड़ा है। पर्यावरणीय बदलाव मतलब क्लाइमेट चेंज? हाँ, कुछ वैसा ही। माना जाता है कि जलवायु में परिवर्तन हुआ, मॉनसून का पैटर्न बदला, जिससे सूखा पड़ने लगा। सूखा? हाँ, एक प्रमुख नदी प्रणाली थी जिसे घग्गर हकरा कहा जाता है। कुछ विद्वान इसे प्राचीन सरस्वती नदी भी मानते हैं। वो धीरे धीरे सूखने लगी और ये नदी हड़प्पा सभ्यता के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए जीवन रेखा थी। तो नदी सूख गई तो जाहिर है खेती बर्बाद हो गई होगी, पानी की भारी कमी हो गई होगी, जमीन रेगिस्तान में बदलने लगी होगी। ऐसे में बड़े शहर टिक नहीं सकते थे। लोग शायद पूर्व और दक्षिण की ओर छोटी बस्तियों में चले गए। यानी क्लाइमेट चेंज उस जमाने में भी सभ्यताओं के पतन का बड़ा कारण बन सकता था। बिल्कुल। इसके अलावा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में आने वाली विनाशकारी बाढ़ें भी एक कारण हो सकती हैं। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में बाढ़ से जमा हुए गाद की कई परतें मिली हैं। अच्छा, बार बार बाढ़ आती थी? लगता तो यही है। इन बार बार की बाढ़ों ने शहरी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचाया होगा और जीवन मुश्किल कर दिया होगा। नदियों का अपना रास्ता बदल लेना भी एक फैक्टर हो सकता है। एक समय में वो आर्यन आक्रमण वाली थ्योरी भी बहुत चलती थी, उसका क्या हुआ? शुरुआती दौर में मॉर्टिमर व्हीलर जैसे कुछ पुरातत्वविदों ने यह सिद्धांत दिया था कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए और उन्होंने आक्रमण करके हड़प्पा शहरों को नष्ट कर दिया। इसके सबूत क्या थे? उन्होंने मोहनजोदड़ो में मिले कुछ कंकालों का हवाला दिया था जो बिखरे हुए मिले थे, और वैदिक साहित्य के कुछ अंशों की व्याख्या इस तरह की थी। लेकिन बाद की रिसर्च और खुदाई से इस सिद्धांत को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि किसी बड़े पैमाने पर युद्ध, नरसंहार या शहरों को जलाने के व्यापक पुरातात्विक सबूत नहीं मिले हैं। जो कंकाल मिले भी हैं वो शायद किसी महामारी या सामाजिक अव्यवस्था का नतीजा हों, जरूरी नहीं कि बाहरी आक्रमण का। तो अब ये थियरी ज्यादा मान्य नहीं है? हाँ, आज ज्यादातर विद्वान आर्यन आक्रमण सिद्धांत को हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण नहीं मानते। पर्यावरणीय कारक, शायद अंदरूनी सामाजिक आर्थिक अस्थिरता, व्यापार में गिरावट, इन जैसे मिले जुले कारणों को ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखें, सिंधु घाटी सभ्यता एक अद्भुत नगरीय प्रयोग था। इतने सुनियोजित शहर,
साफ सफाई की व्यवस्था, मानकीकृत मापतोल, इतना फैला हुआ व्यापार और वो अनूठी कला। निश्चित रूप से। पर साथ ही ये रहस्यों से भी भरी हुई है। उनकी असली शासन व्यवस्था क्या थी, उनकी भाषा और लिपि क्या कहती है, और उनके पतन के पीछे के एकदम सटीक कारण क्या थे। बिल्कुल, ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसने अपने समय में भौतिक संस्कृति का एक बहुत ऊंचा स्तर हासिल किया था। उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स, चाहे वो पानी का मैनेजमेंट हो या नगर नियोजन, कमाल की थी। हाँ, उनका कलाबोध, खासकर उन मोहरों और मूर्तियों में जो दिखता है, वो भी बहुत प्रभावशाली है। और ये सब उन्होंने कांस्य युग की तकनीक से हासिल किया, बिना लोहे के। उनका पतन हमें ये भी याद दिलाता है कि सभ्यताएं कितनी नाजुक हो सकती हैं, है ना, खासकर पर्यावरण के बदलावों के सामने। सही कहा। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। हम उनकी भौतिक चीजों को देख रहे हैं, ईंटें, बर्तन, मुहरें, और उनके आधार पर उनकी कहानी गढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम उनकी लिपि नहीं पढ़ सकते, क्या ये मुमकिन है कि हम उनके समाज को, उनके विश्वासों को, उनकी दुनिया को देखने के नजरिए को बिल्कुल गलत समझ रहे हो? हो सकता है वो पुरोहित राजा सिर्फ एक अमीर व्यापारी रहा हो, या वो विशाल स्नानागार का मकसद कुछ और ही हो जो हम सोच भी नहीं सकते। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और ये पुरातत्व की सीमाओं को भी दिखाता है। बिना लिखे हुए स्रोतों के हमारी व्याख्याएं हमेशा अनुमानों पर ही आधारित रहेंगी। हाँ, हम भौतिक संस्कृति के पैटर्न देख सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन लोगों के विचार, उनकी प्रेरणाएं, उनका दर्शन, उसे सीधे तौर पर जानना बहुत मुश्किल है। तो हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि हमारी कई धारणाएं या तो अधूरी हों या शायद गलत भी हों। और इसी तरह धोलावीरा के उस अद्भुत जल प्रबंधन को देखकर सोचना चाहिए, क्या आज की दुनिया जो पानी के संकट से जूझ रही है, टिकाऊ शहरों की बात कर रही है, क्या वो इस प्राचीन सभ्यता से कुछ सीख सकती है? बिल्कुल, क्या पता उनके समाधान आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हों। सोचने वाली बात है। वाकई सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ अतीत का एक बंद अध्याय नहीं है, ये आज भी सवाल खड़े करती है और शायद कुछ जवाब भी देती है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल।